नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। धारा 370 को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है और सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत जमकर हो रही है। सोमवार को राज्यसभा में अमित शाह ने कश्मीर के मुद्दे पर नेहरू को जिम्मेदार ठहराया तो इस पर कांग्रेस हमलावर हुई। अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी ने पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह को इतिहास मालूम नहीं है, भाजपा मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। सालों के बाद आज उनको न्याय मिलने जा रहा है। इसका कम से कम मुझे तो बहुत संतोष है। किसी को संवेदनशीलता दिखे या न दिखे, 75 साल तक उनका अधिकार जो भारत के संविधान ने दिया था, कौन रोक कर बैठा था? कौन रोक कर बैठा था? क्या कोई जवाब दे सकता है? जम्मू कश्मीर के एसटी भाइयों के अधिकारों को कौन रोक कर? ये 3 परिवार रोक कर बैठे थे मान्यवर, जो 370 को एंजॉय कर। एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि जवाहरलाल नेहरू जी का कश्मीर के लिए कंडक्ट और इस पर हमारा नजरिया थोड़ा तंग है। जहां तक तंग नजरिए का सवाल है साहब, देश की एक भी इंच जमीन का सवाल है, हमारा नजरिया तंग रहेगा। हम दिल बड़ा नहीं कर सकते साहब। किसी को अधिकार नहीं है अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाए। किसी को अधिकार नहीं। मैं आज फिर से कहता हूं, ये आरोप से मैं सहमत हूं। हमारा नजरिया तंग है। देश की एक इंच जमीन भी जाती है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सर्वोच्चता से संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा और लड़ेगा। हमें कोई इसमें शर्म की बात नहीं। पंडित नेहरू ने अपनी लाइफ दे दी, हिंदुस्तान के लिए। सालों जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद हिस्ट्री नहीं मालूम, वो तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूं कि उनको हिस्ट्री मालूम। वो तो हिस्ट्री को रीराइट करते रहते हैं। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट करने का है। बेसिक इशू जाति जनगणना और जो भागीदारी है इस देश की, जो धन देश का है, वो किसके हाथों में जा रहा है, ये मेन इशू है। और इस इशू को ये लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, इससे डरते हैं, इससे भागते हैं। जिनको इतिहास नहीं पता वो कुछ भी कहते रहे। मैं बता रहा हूँ, 64 में ही डिलीट हो गया था नेहरू। आप पढ़ो उनके डॉक्टर कर्ण सिंह का पढ़ो और पढ़ो, जो असलियत जानते हो उन सबको पता है। जिनको असलियत नहीं पता, वो जो आज़ादी की लड़ाई में लड़े उनको पता है उस टाइम क्या परिस्थिति थी और सरदार पटेल ने क्यों ये फैसला लिया। आप समझते हैं। तो कुल मिलाकर के आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया या फिर केंद्र के जिस फैसले पर मोहर लगाई, उसके बाद आपने देखा कि राज्यसभा के अंदर किस तरह की स्थितियां बनी और ये बात नेहरू तक पहुंची तो वार पलटवार भी शुरू हुआ। लेकिन अब इस सियासत को किस नजरिए से देखा जाए और जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं उनको थोड़ा समझने की कोशिश आज बड़ी बहस में करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विधु रावल जी, स्वागत है आपका चर्चा में। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बालमुकुंद शर्मा जी, आपका स्वागत। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका स्वागत। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी स्वागत है। मलकानिया जी, आज चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा, इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल रिएक्शंस में जाऊं। ये 370 को लेकर के जिस तरह से बहस है या 370 को लेकर के जिस तरह के स्टैंड हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का इस पर कुछ कहना है, सत्ता पक्ष का इस पर कुछ कहना है, फिर राज्यसभा की कार्रवाई भी आपने देखा, अमित शाह की बातों को भी आपने सुना और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुद्दे से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है, इनको इतिहास नहीं मालूम। कैसे इसको आप देखते हैं?
वही 370 का मुद्दा जो था वो भाजपा ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भी डाला हुआ था। और 370 में एक ऐसा मुद्दा था कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा होते हुए भी उसका अलग संविधान था, 2 संविधान थे, अलग झंडा था, ये सब कुछ था। तो ये जब भाजपा ने या सरकार ने पहले डिसीजन लिया, पहले चुनाव अपने मैनिफेस्टो में डाला, फिर सत्ता में आने के बाद इसको हटा दिया, तो इसको बहुत बड़ी विजय माना भारतीय जनता पार्टी ने कि हमने ये अपना एक बहुत बड़ा वायदा पूरा कर दिया। परंतु कुछ लोग इससे नाराज थे, जम्मू कश्मीर की कुछ पार्टियां नाराज थी, वो सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट में जब चली गई तो उसमें ये जो मुद्दा था वो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये जो धारा हटाई गई है ये टेम्परेरी थी, ये परमानेंट थी, और उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि ये बिल्कुल ठीक कदम था और ये उठाया जाना चाहिए था, ये पहले ही उठाया जाना चाहिए था। और जैसे जैसे पार्टियां गई उससे ये मुद्दा साफ हो गया। इससे भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है। जहां तक पंडित जवाहरलाल नेहरू का सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई भी लड़ी, जेल भी गए और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। ये जुदी बात है कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के बारे में बहुमत था, परंतु उनको बना दिया और उन्होंने अच्छा काम भी किया। हम कह नहीं सकते उनको भारत का निर्माता कहा जाता है, वो पहले प्रधानमंत्री थे। और ये प्रश्न उठता था कि इनके बाद कौन। उन्होंने भारतीय हिंदी चीनी भाई का नारा भी दिया और वो एक दूसरे के गले लगे, परंतु वो डिसीजन उनका गलत निकला। चीन ने भारत पर हमला किया और हमारी चौकियों से चौकियां जाती रही, इतनी जमीन चली गई। और जब जम्मू कश्मीर का था, जब राजा हरि सिंह ने इसमें कव्वालियों ने हमला कर दिया था तो राजा हरि सिंह ने मदद मांगी थी, तो उसने कहा था सरदार पटेल ने कि पहले अब भारत में विलय की बात भी लेकिन मलकानिया जी, जो बात आप कह रहे हैं, जो बात आप बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी वही बात कहती है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि साहब इतिहास मालूम नहीं है इसलिए इस तरह की बातें कही जाती हैं। क्या ये इतिहास की चीजें नहीं है? क्या ये फैक्ट की चीजें नहीं है? क्या ये चीजें नोटेड नहीं है? क्यों ये कहा जाता है कि ये इतिहास की बातें जो आप लोग बता रहे हैं ये मालूम नहीं लोगों को, इसलिए इस तरह की बातें कही जा रही? चलिए मलकानिया जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, मुझे लग रहा है शायद ऑडियो का कुछ डिस्टर्बेंस है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। मैं विधु रावल जी का रुख करता हूं। विधु रावल जी, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों ने जो निर्णय लिया उस पर मोहर लगाई, लेकिन राहुल गांधी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आप लोग चर्चा करना नहीं चाहते हैं और इसलिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। और पंडित नेहरू को लेकर के आप लोग जो बात कहते हैं आपको इतिहास नहीं मालूम है। आपका रिएक्शन चाह रहा हूं विधु रावल जी। देखिए, वाइडर ऑडियंस में ये एक बड़ा परसेप्शन बनता जा रहा है कि राहुल गांधी खुद एक डिस्ट्रैक्टेड पर्सनैलिटी है। एक बड़े ऑडियंस में इस प्रकार का आज देश के अंदर विचार बनता जा रहा है और वो इसलिए बन रहा है क्योंकि राहुल गांधी एक शाख से दूसरी शाख में कूदते हुए मिनट भी नहीं लगाते। जिन्होंने 10-10 साल तक जातीय जनगणना पर बैठे रहे, वो अब बार बार पिछले 2 महीने से जैसे एक बच्चे को खिलौना मिल जाता है उस खिलौने के रूप से वो लगातार कर रहे हैं। इन 3 राज्यों में विशेष रूप से और 5 के 5 राज्यों में उन्होंने ये जातीय जनगणना की बात कही थी, मुंह की खाकर आए हैं, जनता ने उसको नकार दिया है, उन पर जनता भरोसा नहीं करती है। ये तो बात रही उनकी डिस्ट्रैक्शन वाली बात की। लेकिन बड़ा विषय क्या है कि बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स जो कांग्रेस ने किए थे, जिसका देश ने खामियाजा भुगता है, देशवासियों ने जिसका खामियाजा भुगता है, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है आकर वापिस से कांग्रेस के बैटरी ऑफ लॉयर्स और कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले बैटरी ऑफ लॉयर्स की याचिका को फाड़कर फेंकते हुए यूनानिमसली कहा कि अनुच्छेद 370 का कश्मीर में रहना ठीक नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने नेक नियत से देश के हित में यह फैसला का लाभ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आकर आज फारूक अब्दुल्ला और अन्य जो कांग्रेस के घटक हैं जो इंडिया अलायंस में आए हैं, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि अगर गलती से देश की जनता इनको वोट देकर जिता देगी तो आज ही पार्लियामेंट के बाहर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया तो ये अनुच्छेद 370 वापस लेकर आएंगे। इस पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी आज अपने प्रवक्ता के रूप से में हमें यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है इस डिबेट में, इस माध्यम से उन्हें जरूर बताना चाहिए कि क्या ऐसा वो करना चाहे ताकि देश को स्पष्ट हो कि कांग्रेस जिस नाम से वोट मांग रही है वो अनुच्छेद 370 वापस लाने की बात है। अब वापस आ जाते हैं अनुच्छेद 370 और नेहरू के किए हुए ब्लंडर्स पर। देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी फेहरिस्त है। केवल इसलिए बच जाना क्योंकि वो देश के
प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिनके प्रति हम सबको सम्मान रखना चाहिए। बिल्कुल उस रूप में उनका सम्मान रहेगा, लेकिन वो किन कारणों से थे उसको मलखानिया जी ने बहुत अच्छे से बता दिया। क्या वो डिजर्विंग थे या किस सेटिंग के तहत वो बने थे, चलो उस पर नहीं जाते डिबेट में। बात यह कि वो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने किस प्रकार से एक के बाद एक कश्मीर को लेकर ब्लंडर्स किए हैं, उस पर तो चर्चा होनी चाहिए ना, तार्किक चर्चा होनी चाहिए कि कश्मीर की विलय में देरी क्यों की गई। बार बार राजा हरि सिंह का प्रस्ताव भेजना, दिल्ली आना, लोगों तक चिट्ठियों के जरिए बताना कि भारत में विलय करने चाहते हैं वो, जैसे अन्य जो है लगभग 500 से अधिक रियासतों का जिस प्रकार विलय हुआ था, लेकिन इसके बावजूद नेहरू का उस विलय को टालना और उसके लिए शर्त लगाना कि शेख अब्दुल्ला जो उनके दोस्त थे उनको जेल से बाहर निकालोगे। अब ये दीज आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री जो मैं कोट कर रहा हूं, ये चिट्ठियों में नेहरू मेमोरियल की चिट्ठी जैसे आज अमित शाह जी ने किया, मैं इनका लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे थे कि उनको ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप लोग तो हमेशा कुछ नया इतिहास लिखते रहते हैं, इसलिए आप लोग इस तरह की बातें करते हैं। वो नहीं मानते जो बात आप कह रहे हैं। नेहरू म्यूजियम एंड मेमोरियल की चिट्ठियां वो पढ़ें, मैं रेफरेंस दे देता हूं राहुल गांधी जी को, अगर राहुल गांधी जी तक ये चिट्ठियां ये जानकारी पहुंचा दें। बाकी राहुल गांधी जी इज एन एक्सपर्ट विदाउट नॉलेज, बिना जानकारी के वो कितने गूफअप्स करते हैं उसमें मैं डिबेट का समय नहीं खराब करना चाहूंगा। जल्दी से ये जरूर गूफअप्स जो नेहरू के ब्लंडर्स रहे हैं उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, और वो मैं बिंदुवर जो है जरूर बता सकता हूं, जिसपे अगर चाहे तो कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता हैं वो जरूर इस पर प्रकाश डालें कि बार बार राजा हरि सिंह का कहना कि मैं भारत में विलय करना चाहता हूं और उसके बावजूद बार बार नेहरू का उस प्रस्ताव को लौटा देना, बार बार उसके लिए समय। अब एक राज्य भारत के अंदर विलय करना चाह रहा है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री उसमें रुचि नहीं दिखा रहा। इसके पीछे क्या कारण थे? कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट थे या राहुल गांधी सरीखे, नेहरू जी भी राहुल गांधी सरीखे राजनीतिज्ञ थे? यह इतिहास की बात है। जल्दी से बात करें किस प्रकार गलत समय पर सीज फायर करना, पाकिस्तान की कबीलाई फौज को खदेड़ते हुए जब हम जा रहे थे, हम एडवांटेज जीएस पोजीशन पर हो सकते थे, पीक पर, हाइट्स पर हो सकते थे, हमारे लाखों सैनिकों का खून बहा है नेहरू की गलती के कारण, क्योंकि गलत स्थान पर गलत जगह पर नेहरू साहब ने सीज फायर किया। उसको लेकर भी श्रृंखलाबद्ध जो है लेटर्स हैं। दूसरा, खुद जो नेहरू जी ने माना, जिसको अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कोट किया, कि किस प्रकार से नेहरू जी यूनाइटेड नेशंस में लेके गए, बाद में खुद उन्होंने इसके लिए अफसोस जताया कि गलत समय पर काम किया उन्होंने, ये इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। खुद प्लेबसाइड और रेफरेंडम, जिसको पाकिस्तान उस दिन से रट लगाए घूम रहा है कि जनमत संग्रह होना चाहिए, उस पर नेहरू जी का ब्लंडर किया हुआ होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस डिबेट को धारा 301 में अर्थ कर रहा हूं जी, अगर मैं चाहूंगा कि इसको अनुच्छेद 370 पर अगर कांग्रेस के प्रवक्ता लिमिट करेंगे बहुत अच्छा है। नेहरू के व्यक्तित्व पर, उनके चरित्र पर, उनके कृतित्व पर भी चर्चा हो सकती है। अगर मजबूर करेंगे तो वहां भी लेके जाऊंगा। मैं बाल मुकुंद जी से जवाब लेता हूं। बाल मुकुंद जी, ये बताइए कि अगर सरकार में वापस आते हैं तो क्या 370 को आप लोग वापस ले आएंगे? ये सवाल विधु रावल जी ने उठाया, और दूसरा नेहरू जी को लेकर के उन्होंने कुछ बातें कही, मैं चाह रहा हूं उसका जवाब दें। कभी कभी बिजली पैदा होती है और उन पर भी सवाल उठाया जा रहा है। ये प्रजातंत्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बाल मुकुंद जी। प्रजातंत्र है कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, कौन किस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है, उस पर रोक नहीं लगा सकते। इसमें प्रजातंत्र ये मैं 2-3 छोटी मोटी बारीक करता हूँ। ये पूरा हिंदुस्तान भी सुन रहा है। जब हमारा देश आजादी की लड़ाई, जंग आजादी की लड़ाई 560 रियासत थी, 70 रियासत थी, उसमें से 560 का भारत में विलय हो गया था 15 अगस्त तक। 3-4 रियासत कुछ, आप देखिए 560 का विलय हुआ, कितना बड़ा काम था ये। 4-5 रियासत में, मुझे आपकी आवाज में आ रही, मैं ठीक बोल रहा हूँ? जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बाल मुकुंद जी, आप बात रखिए। 560 रियासत 15 अगस्त तक विलय होकर के देश के रूप में हम संगठित होकर के आजादी की हमने सुबह हुई। 4-5 रियासत थी, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये रियासत। इनमें से जम्मू कश्मीर पर आ जाते हैं, मुख्य विषय आज का यही है। जी जी। 26 अक्टूबर 1947 के विलय पे साइन हो गए महाराजा हरि सिंह। एक श्रीमान जी भाजपा के प्रवक्ता ऐसे कह रहे थे कि महाराजा हरि सिंह चाहते थे, आते थे। महाराजा हरि सिंह तो खुद को स्वतंत्र रखना चाहते थे, क्योंकि वो हिंदू राजा थे, क्योंकि महर्षि कश्यप इनके पहले राजा थे, वहां उन्हीं के नाम पर कश्मीर का नाम पड़ा। और महाराजा हरि सिंह खुद हिंदू राजा थे, लेकिन वहां पॉपुलेशन मुसलमान की था।
उनका अपना मन ये था कि मैं स्वतंत्र रहूं, ना भारत में जाऊं ना पाकिस्तान। भारत की तो परिस्थितियां बनी, भारत क्योंकि मजबूत होता जा रहा है 560 रियासतों का विलय उसके बाद, तो 4-5 रियासत क्यों वो सोचने पर मजबूत था। 1 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी जी खुद महाराजा हरिश्चंद्र के महाराजा के पास जाते हैं कि आप विलय कर लीजिए, सारी शर्तें सारी बातें उनको समझाई। महाराजा से जब बात होगी थी महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी जी उन्होंने सारे बैंड पर, क्योंकि महात्मा गांधी सबसे बड़ा चेहरा थे हिंदुस्तान, नेहरू से भी बड़ा चेहरा थे, वो सारी मंत्रिमंडल का निर्माण करना, भारत पाकिस्तान को किस तरीके से आबाद हो आगे बढ़े, अंग्रेजों के साथ जो भी बात करनी सबसे बड़ा चेहरा महात्मा गांधी, वो खुद चल के गए थे महाराजा के पास। महाराजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली, लेकिन उन शर्तों पे जो महाराजा जी की शर्त थी, उन शर्तों में कुछ आजादी की बात थी कि मैं अगर ऐसे करूंगा तो बगावत हो जाएगी, कुछ मेरी बातें ये, उन सब बातों को जो परिवेक्ष किया गया धारा 370 एक तरह से वो मुख्य बिंदु, और उसमें भी जो ये गलत बिल्कुल चीजें पैदा कर रहे हैं, मैं जो एक कोट करूंगा मेरी बात का नेट टू नेट जवाब देकर दिखाई। जब महाराजा ने ये सब चीजें महात्मा गांधी जी की जब बात फैसला हुआ है, उस दिन से अगले ही दिन जब 26 अक्टूबर को समझौता हो गया कि वो भारत में विलय हुआ, रात को ही पश्तून कबीलिया ने हमला कर दिया। हमने 27 तारीख की सुबह ही वहां सेना भेजी। आप ये देखिए बिल्कुल एक मिनट की मैं आपको दे रहा हूँ, समझौता होता है विलय 26 को होता है, लेकिन जो नाराजगी का डर महाराजा को था, वो पश्तून कबीलियाई भारत में उन्होंने अटैक कर दिया, कबीलियाई भी थे और भी ज्यादा लोग थे। हमने 27 को सेना भेजी, सेना ने उनको खदेड़ दिया। वो आज भी जो जम्मू कश्मीर का ज्यादातर हिस्सा भारत के पास है, कुछ हिस्सा गिलगित-बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर एक तिहाई से भी कम हिस्सा था, वहां पर वो कबीलियाई छुटपुट तरीके से कहीं रहे। उस समय जो समझौता हुआ भारत पाकिस्तान मतलब उस समय जो इन्होंने समझौता रखा, रक्षा, संचार और विदेश मामले, इन पर केंद्र सरकार की नीतियां चलती थी। केवल जो उनके आंतरिक कुछ मामले थे उनको ये अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, और उस समय जरूरत थी अगर हम उनकी बात नहीं मानते तो वो पाकिस्तानी तरफ पहुंच जाते। जब एक आदमी के पास अधिकार था, ये तो अंग्रेज राज करते थे। यहाँ तो बालमुकुंद जी, ये तो उस समय की बात हो गई। चलिए, आपके जो सवाल है उसका जवाब तो विदुरावल जी दे देंगे, लेकिन अभी बताइए कि क्या 370 के पक्ष में आप लोग आज भी हैं? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो मनगढ़ंत कहानियां है ना, और मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हमने तो उस समय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने विद्वान लोग थे, अस्थायी थी, अस्थायी प्रावधान था, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। और ये प्रजातंत्र में जब जो लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में ये बात करते हैं, जिन सारी जिंदगी अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और 20 साल जीते तो तब भी देश के प्रधानमंत्री रहते हो। वो अपने जीवन में जिस दिन देश के प्रधानमंत्री बने, आजीवन अपनी मृत्यु तक उस पद पर रहे, बड़ा सम्मान। लोग ये सोचने लगे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इस देश का क्या हुआ, इतनी बड़ी शख्सियत थी। आज अमित शाह जैसे लोग ठीक है गृह मंत्री बन गए, तो वो लोग ऐसी बात करते हैं क्या ठीक है, लेकिन वो प्रावधान तो अस्थायी था, बीजेपी ने हटा दिया। लेकिन अब अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो स्टैंड क्या है 370 पे कांग्रेस का? आप क्या चाहते हो? मतलब आपको ये मीडिया को भी एक सरदर्दी है। आप ये बताइए जो चीज हटगी, ये जो 560 रियासतों को हमने जोड़ के इस देश को, आप हरित क्रांति की बात क्यों नहीं करते? आप सफेद क्रांति की बात नहीं करते? हिंदुस्तान को कहां लेके गई कांग्रेस की बात नहीं करते? तो आज तो 370 की बात कर रहे हैं ना हम लोग। एक आदमी, मेरी बात सुनिए, जिस गांव में कोई सरपंच चुना जाता है ना, और जो उस गांव का उपेक्षित व्यक्ति है, वो डिकड़े तोड़ता है। हिंदी में बताता हूँ आपको, ये डिकड़े तोड़ने वाले लोग थे। आजादी में क्या योगदान था इनका? आजादी की जल्दी आजादी की लड़ाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू जितने साल देश के प्रधानमंत्री उतने साल जेल में रहे, क्या योगदान था इन लोगों का? नहीं, तो अभी तो ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस सरकार में वापस आती है तो 370 को वापस ले आएगी। किसने कहा? क्या नाम बताइए मेरे को आप मीडिया, आप जिम्मेवार चैनल है, आप नाम बताइए किसने कहा ये बात किसने कही? एक नाम कोट करिए, मैं लिखता हूँ और मैं आपकी टेलीफोन पर उसी नेता को लाइन में लेता हूँ। ऐसे कुछ भी कह, मीडिया को तो सोचना चाहिए, कोई सावधानी की बात होनी चाहिए। किस नेता ने कहा ये बात कि हम वापिस ले आएंगे? एक नेता का नाम बता दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपके चैनल पर भी रूबरू बैठा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी ने जान दी, हमने लाखों बलिदान दिए हमने। ऐसे नहीं कुछ भी कह देता कोई भी, मीडिया ने भी ये कह दिया और हम सुनते रहेंगे। हम जो है ना आज भी क्यों नहीं कुछ चीजों पर बोलते, क्योंकि हमने पता है फारूक अब्दुल्ला कौन है? फारूक अब्दुल्ला कौन है? फारूक अब्दुल्ला
नहीं, फारूक अब्दुल्ला का क्या स्टेटस है? क्या फारूक अब्दुल्ला इसके घटक है? उन्होंने कहा कि अगर आप घटक अरे आपके घटक नहीं, सुनिए, आपकी सरकार में रहे, आपकी सरकार में नहीं रहे फारूक अब्दुल्ला के बेटे, फारूक अब्दुल्ला आपकी सरकार में मंत्री रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला आपकी सरकार में मंत्री रहे, फारूक अब्दुल्ला आपकी सरकार में मंत्री रहे हैं, ठीक है, मंत्री रहे नहीं रहे, ठीक है, चलिए, मुफ्ती मोहम्मद चलिए, ठीक है, आपकी बात का जवाब मैं विदुर रावल जी से लूंगा। ठीक है, चलिए, अब आप ये कह रहे हैं कि भाई चलिए कांग्रेस ने नहीं कहा, अब आपके घटक दल कोई कह रहे हैं तो उससे कांग्रेस का क्या लेना देना। ठीक है, मैं आता हूं, एक सेकंड, रजत पंजेटा जी, ठीक है, चलिए, बाल मुकुंद जी आपकी बात आ गई। ठीक है, आपने बहुत सारे, आपने भी सवाल उठाए, मैं उसका जवाब लूंगा। एक सेकंड, अभी पंजेटा जी, ठीक है, ठीक है, बाल मुकुंद जी, एक सेकंड, वो तो बताइए, ठीक है, रजत पंजेटा जी, पंजेटा जी, ये 370 को लेकर के जो स्टैंड है पॉलिटिकल पार्टीज के, या ये जो बहस चल रही है, इसको कैसे देखते हैं? ठीक है, बाल मुकुंद जी, अरे हो गया भाई, आ गई, बात आ गई, ठीक है, बात आ गई। रजत पंजेटा जी, ठीक है, रजत पंजेटा जी, जी आयुष जी, ये 370 को लेकर के एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहर लगाई केंद्र के फैसले पर, और उसके बाद इस पर जो राजनीति चल रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका तो हम सभी उसका सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कुछ ना कहते हुए जो ये आपने राजनीति वाला पहलू जो उठाया है, राजनीति वाले पहलू पे चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन स्पेशल जो स्टेटस है वो केवल आप, व्हाई यू ओनली टॉक अबाउट कश्मीर? आप अरुणाचल प्रदेश के अंदर मुझे 1 स्क्वायर फुट जगह खरीद के दिखवा दीजिए। मुझे छोड़िए, मैं चैलेंज करता हूँ, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, ये खुद खरीद के दिखा दे, या इनका कोई नेता खरीद के दिखा दे। अरुणाचल प्रदेश में नहीं खरीद सकते ये। हिमाचल में छोड़िए, आप इतनी दूर मत जाइए, हिमाचल के अंदर एग्रीकल्चर लैंड खरीद के दिखा दीजिए। वहां पे क्यों वो स्पेशल स्टेटस वहां नहीं है? और स्पेशल स्टेटस में ड्यूरिंग असेशन, जब असेशन हुआ था, जब मेनन जी और सरदार पटेल जी गए थे वहां पे, क्योंकि ये सारा डिटेल में बात हुई है, तो बिल्कुल एक बात तो बाल मुकुंद जी ने और उसका जिक्र इन्होंने भी कर दिया कि हमला होता, उसमें एक्चुअली ये खुलकर नहीं बोल रहे, उसमें सिविल के अंदर जैसे आज भी कश्मीर में अटैक होता है, वहां पाकिस्तान की सेना उन कबीले वालों के साथ जिनको ये जो पश्तून भी कहते हैं, कुछ अफगानी थे, जो भी वहां ट्राइब्स थी, तो दरअसल जम्मू और कश्मीर के ऊपर वो पार्ट नहीं था इंडिया का, वो इंडिपेंडेंट स्टेट रहना चाहते थे। हरी सिंह जी थे, उनके लड़के हैं करण सिंह, उनका इंटरव्यूज बहुत सारे हैं, मैंने भी वो सुने हैं, और कश्मीर मैंने खुद विजिट किया है, और वहाँ बहुत सारे शंकराचार्य टेम्पल है, बहुत सारे हिंदू के जो है इतिहास बहुत पुराना है, और बहुत साइट सीइंग में वो बड़े मार्वलस बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं वहां पे, तो इतिहास जुड़ा है हिंदुओं के साथ। ऐसा हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा मैं, लेकिन क्योंकि हमला हुआ था, और हमला होने के बाद उन्होंने हेल्प इंडियन आर्मी से मांगी। उस वक्त सैम मानेकशॉ जो थे वो गए भी थे, उनको भेजा गया था सीधा हरि सिंह जी से बात करने के लिए, और जब सारी की सारी बात हुई, उन्होंने हमारी हेल्प मांगी, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे आपकी हेल्प नहीं कर सकते, इंडियन आर्मी आप मांग रहे हैं तो असेशन करना पड़ेगा। असेशन की टर्म्स एंड कंडीशन थी, उसमें से ये कुछ कंडीशंस ये थी कि वहां के लोकल युवाओं को जो है जॉब, उनको बाहर वाला कोई लैंड नहीं खरीद पाएगा, जो भी थोड़ी बहुत ये इसमें भी है, हिमाचल में है, अरुणाचल प्रदेश में तो चाइना के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते, एक ईंट भी नहीं लगा सकते वहां, तो ये खुद नहीं खरीद सकते जमीन, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। स्पेशल स्टेटस हटाना है तो पूरे देश में सभी का हटाओ, सिर्फ एक कश्मीर को लेके डिबेट किस बात के लिए? तो उस वक्त सरदार पटेल मेमन जी वहां पे गए थे, और कुछ ये कंडीशंस थी, जो बाकी कंडीशन तो इंडिया ने मना कर दिया था। ठीक है, आपको पता है उनका जो एक अभी मूवी भी आई है सैम मानेकशॉ के ऊपर, वो तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कहते हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, मानना है मानो वरना हम वापस जा रहे। ऐसा कुछ नहीं था कि वो हरि सिंह जी पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे कि अगर वो मांग लेते, इंडिया की हेल्प ही क्यों मांग रहे थे? वो इंडिया की हेल्प इसीलिए मांग रहे थे क्योंकि पूरा का पूरा कब्जा ना हो जाए कश्मीर के ऊपर, और 563 है जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जिन्होंने जिनका सरदार, उनमें भी सरदार पटेल जी की जो बहुत अहम भूमिका रही है सेशन कराने के अंदर। तो वहां पे ये मुद्दा था कि अभी अटैक कर देगी तो हमारी जितनी फोर्सेस जा सकती थी, क्योंकि ऑफिशियली 27 अक्टूबर इफेक्टिव डेट थी रात को 12 बजे से, दैट वाज पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर वाज पार्ट ऑफ इंडिया।
तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम इतिहास को अब उठा के उस टाइम क्या परिस्थितियां थी, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन कई बातें ऐसी भी सुनने में आई हैं कि हमारी फौज तो और असला और सारे जो और प्रबंध थे वो असला हमारे पास उस समय कितना पर्याप्त था, वो अगर हम अभी कह दें कि ऐसे तो इंडिया भाजपा कह दे कि उस वक्त इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स रूल ही नहीं कर पाते, तो या जिन्ना ने या गांधी जी का रोल कह लीजिए या कुछ भी, तो पाकिस्तान ना जो हो गया, हम जो हो गया उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से था, उसका तो हमें सम्मान करना चाहिए। अगर आपने यूएन वाली बात करी, देखिए गलती होने के बाद ही पता चलता है कि गलती हो गई है। उस टाइम क्या सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि साइन किसके, नेहरू जी के तो सेशन लेटर पे साइन नहीं है ना, साइन नेहरू जी ने नहीं किया, साइन और किसी ने नहीं किया, साइन किया लॉर्ड लुइस माउंटबेटन और राजा हरि सिंह ने। इन दो व्यक्तियों के साइन है उसके ऊपर, सेशन लेटर ऑफ सेशन के ऊपर। तो आपको, हाँ मैं मानता हूं, इस बात से मैं सहमत हूं कि भाई इसमें जब एक देश को हम बचाने जा रहे हैं, हमारे सोल्जर्स अपनी जान का बलिदान दे रहे हैं जैसे अपने देश के लिए दे रहे हैं, वो हमारे 27 अक्टूबर 1947 से रात को 12 बजे से, वो दैट वाज पार्ट ऑफ इंडिया। हमने अपनी सरहदों की रक्षा करी है, हमने अपनी सरहदों में हमारे सैनिकों ने बलिदान किया है। उसके बाद अगर पाकिस्तान कुछ भी बोले तो पाकिस्तान को सीधा ये बता देना चाहिए भी 1947 से पहले आप कहां थे, आपको भी हमने जमीन ना देते तो पाकिस्तान का अस्तित्व ना होता। यहाँ पे हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त नहीं को हो सकता कोई, हम देश के लिए जान देते हैं और देश के लिए फील भी करते हैं, क्योंकि कुछ इतिहास ऐसे रहे हैं और कुछ पास्ट में भी ऐसा, चाहे जवान है चाहे किसान है, उसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एक चीज के ऊपर हो तो आप अरुणाचल के अंदर, और मैं तो हिमाचल की तो चलो फिर भी आप ले सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड नहीं, कुछ उनके वहां शादियों के भी इश्यूज हैं, लोकल में आपको करनी पड़ेगी, बाहर करोगे तो उनके भी राइट्स चले जाएंगे, वो उनका अपना इंटरनल वो है। उसका मतलब ये कुछ नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई बोलते हैं एक देश एक निशान और एक संविधान की अगर बात करते हैं तो आपने उठाया कि भाई अरुणाचल में ऐसा क्यों, मैं जवाब लेता हूँ। एक मिनट मैं खत्म कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर कोई आके वहां पे ये कह दे कि भैया हमें आजादी चाहिए कश्मीर, तो भैया किस बात का, क्या आप एक बात बताइए, ये हमारा पार्ट ऑफ इंडिया है, ये इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा। ये जो एक अलग सा जो ये भाजपा अपनाना चाहती है ना, ये एंगल नहीं है। उस अगर आज कोई उठ के ये कह देता है कि तब ये होना चाहिए था, तब क्यों सीज फायर कर दिया, अरे आपके 100 बच्चे कल को बाद में आके कोई आपको बोले आपने ये फैसला क्यों लिया, वो बता दे गलत हो सही हो, ठीक है चलिए अपन जेठा जी हम जवाब लेते हैं। हाँ ठीक है विदु रावल जी। देखिए एक तो मुझे लगता है रॉन्ग सेंस ऑफ हिस्ट्री है जो इनको बार बार ये बड़ी अजीब अजीब सी बातें कहलवा रही हैं। जो अनुच्छेद 370 था स्पेसिफिकली जो कश्मीर को लेकर था, उसमें केवल जमीन खरीदने तक सीमित नहीं है, जो इन्होंने शुरू में ही हल्का कर दिया। मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, मैंने सारे नहीं बताए। सर प्लीज मैं शुरू में रोक सकता था आपको, जबकि शुरू में रोक देता तो बहुत सारा टाइम बच जाता डिबेट का। आपने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो मेरी सुनने के बाद आप ना कहते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी सुनोगे तो शायद आपके अंदर चेंज आएगा, कुछ ना कुछ नॉलेज कहीं से भी लेना बुरा नहीं होता। मैं भी आपसे सीखने की कोशिश कर रहा था। चलिए बहुत बड़ी चीजें जो है, जो ये ब्लंडर्स करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं वो कश्मीर पर इसलिए लागू नहीं हो पाए क्योंकि ये टेम्परेरी, ये काला धब्बा जो आर्टिकल 370 है ये उनको रोकता था। ये अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश वाला विषय नहीं है। ये भारत के विलय के, कश्मीर के भारत में विलय के अंदर बहुत बड़ा रोड़ा था। ये इसको समझ लेंगे, बड़ी डिटेल में मैं जा सकता हूं, डिबेट का टाइम बहुत कम रहता है। लेकिन मैं इन्होंने जो सारा कुछ बताया, ही मस्ट बी वेल रेड, इन्होंने पढ़कर आए होंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, जब शेर का इतिहास शिकारी लिखेगा ना, तो शेर का इतिहास ईमानदारी से नहीं लिख पाएगा। थोड़ा सा हमें एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन्स करना पड़ेगा। हिस्टोरिकल फैक्ट्स मैं कुछ बताता हूं, शायद पंजेटा जी रिफ्लेक्ट कर लेंगे और भाई भी करेंगे। मैं आपको 5 ऐसी बात बताता हूं कि कश्मीर का भारत में विलय होने वाला था, नेहरू उसके अंदर रुकावट बने हुए थे। 5 ऐसा बताता हूं और मैं तथ्यात्मक तौर पर आज पूरी स्टडी के साथ आया हूं। ये कश्मीर के जो देन प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे MC महाजन, उनको नेहरू जी का लिखा हुआ 21 अक्टूबर 1947 का लेटर है। उस लेटर में वो ये कह रहे हैं कि डोंट हश द एक्सेशन। अक्टूबर में वो क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ के एग्जैक्ट कोट बता देता हूं।
इनके लिए। वो कह रहे हैं कि जल्दबाजी ना करो एक्सेशन की, इट विल प्रॉब्ली बी अनडिजायरेबल टू मेक एनी डिक्लेरेशन ऑफ एडहेशन टू इंडियन यूनियन एट दिस स्टेज। यानी उनको हतोत्साहित कर रहे हैं नेहरू। चलिए अगला मैं जल्दी से पहुंचता हूं। खुद नेहरू जी की पार्लियामेंट के अंदर स्पीच है 25 नवंबर 1947 की। वो क्या कह रहे हैं उसके अंदर? वो ये कह रहे हैं, वी डिड नॉट वांट एनी mere accession to the top but an association in accordance with the people of एक समझिए आप चीज, एक आप युद्ध के क्षेत्र में खड़े हैं, एक स्टेट आपसे एक्सेशन करना चाह रहा है और आपके देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं नहीं नहीं हम बाद में कर लेंगे, सिर्फ एक्सेशन नहीं, दिल से दिल जोड़ेंगे, रिश्ते जोड़ेंगे, मतलब वहां महल खड़े करेंगे। दो एविडेंस दे दिए। तीसरा, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे आचार्य कृपलानी, वो खुद गए थे कश्मीर में मई 1947 में, देश आजाद होने से पहले। उससे बाद में आचार्य कृपलानी बने हैं, लेकिन पहले जो है आचार्य जी की बात है। वो खुद जो है उनका ट्रिब्यून के अंदर जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल का मैं एक रेफरेंस लेना चाह रहा हूं, जिस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 20 मई 1947 का आर्टिकल है, जिसमें वो कहते हैं हरि सिंह, राजा हरि सिंह was keen to accede to India and that it was not correct on the part of national conference to raise the demand of quit Kashmir। क्विट कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो शेख अब्दुल्ला जिसके अध्यक्ष थे, उन्होंने डिमांड की, नेहरू के दोस्त ने, और वो जो है वो उसके साथ ओके नहीं थे। और इसी के तहत अब्दुल्ला को क्विट इंडिया की कॉल के लिए मई 1946 में गिरफ्तार कर लिया था हरि सिंह ने। नेहरू साहब की तकलीफ ये थी कि उनके दोस्त को क्यों गिरफ्तार कर लिया, पहले जाकर अब्दुल्ला को बाहर निकालो, वहां पर अलगाववाद का बीज बो। और ये अब्दुल्ला ने जो कहा था ना क्विट कश्मीर, ये किसके जवाब में था? ये जिन्ना का जिस प्रकार से कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन का कॉल था, ठीक उन्हीं दिनों उन्होंने कहा कि सारे हिंदुओं छोड़ दो कश्मीर। अब इस प्रकार से ये बातें करते हैं। इसके अलावा नेहरू का जो नोट है माउंटबेटन के पास जून 1947 का, उसका पैराग्राफ नंबर 28 साफ तौर पर कह रहा है कि नेहरू which says that Nehru was actually aware, जून 1947 से नेहरू जानते थे कि कश्मीर भारत में विलय होने वाला है। और इसलिए जब कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार कहते हैं 560 स्टेटों का हमने कर दिया, ये 570, अरे भाई 560 का आराम से हो रहा था, 570 का आराम से हो जाता, कश्मीर का आराम से हो जाता। आप तो कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, एक मच्छर नहीं मरा। जब अमित शाह जी, जिनका नाम आप इस हल्केपन से ले रहे हैं, नेहरू जी को तो महिमा मंडन कर रहे हैं, जब अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर 5 अगस्त 2019 में यह घोषणा की कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को कर दिया गया है, 370 को खत्म कर दिया गया, एक मच्छर नहीं मरा वहां पर, पत्थरबाजी तक रुक गई वहां पर। युवाओं को लिए नए रास्ते खुल रहे हैं और ये सारा का सारा रिपोर्ट हमने कोर्ट में रखा है। देखिए, केवल सिलेक्टिव जो कांग्रेस ने पोषित किया हुआ इतिहास था, उसके हिसाब से अगर हम पढ़ने लगे तो बिल्कुल पंजेटा साहब की बात ठीक लगती है, लेकिन अब हमें थोड़ा लॉजिकल माइंड भी अप्लाई करना पड़ेगा। अपने अनुसार लिखा हुआ इतिहास है इनका, उसके अंदर मैं नेहरू की लेटर्स को कोट कर रहा हूं, नेहरू जी के पार्लियामेंट की स्पीच को कोट कर रहा हूं और नेहरू जी के पासिंग नोट्स को कोट कर रहा हूं जो उन्होंने माउंटबेटन को दिए हैं। और साथ साथ मैं ये बता रहा हूं कि नेहरू की रुचि कश्मीर का भारत में विलय करने की नहीं थी। नेहरू की रुचि उनके मित्र शेख अब्दुल्ला को किस प्रकार से कश्मीर सौंप दिया जाए, जैसे ये एक बड़ा राजा जो है अपने दिल का हिस्सा तोड़कर किसी को दे देता है। और इसलिए अमित शाह जी ने कहा, ठीक है, मैं खत्म कर रहा हूं आयु जी, केवल अंतिम वाक्य मेरा। अमित शाह जी ने इसलिए कहा कि देश के संप्रभुता पर हमें तंग दिल होना पड़ेगा, ये जो खुले दिल से कुछ भी बांट दो। नेहरू इतने में भी सेटिस्फाइड थे, एक देश के छोटे से भूभाग का उनको प्रधानमंत्री बना दे। उनकी रुचि केवल प्रधानमंत्री बनने में थी, जिसके कारण देश का विभाजन हुआ। 10 लाख महिलाएं जो है माताएं और बहनें अपनी। मलकानिया जी, क्या हिस्ट्री क्या सही तरीके से नहीं पढ़ाई गई, या जो लिखी गई वो इन्फ्लुएंस होकर के लिखी गई, इसलिए आज इतिहास इन्होंने नहीं पढ़ा या उन्होंने नहीं पढ़ा, इस तरह की चर्चा है? देखो, जब कोई सत्ता में होता है तो सभी उसको सलाम करते हैं। जब तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे तो उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं था और कोई भी ये ही सोचते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन। परंतु उसके बाद चलता रहा। जब लोग सत्ता में होते हैं तो वो देश की भलाई के काम करते हैं, परंतु कुछ गलतियां भी होती हैं।
परंतु अगर गलतियों का आपको एहसास हो जाए और उसको स्वीकार कर लें तो बहुत बड़ी बात होती है। कई बार जो इतिहास जो है, जब आप सत्ता में अपने हिसाब से लिखते हैं। अब नेहरू जी ने जो गलती, चाहे भारत चीनी भाई, हिंदी चीनी भाई भाई करके उसके बाद भारत पर हमला हो गया, हमारा इलाका चला गया। जम्मू कश्मीर में जब लड़ाई चली हुई थी और हमारी सेना जीत रही थी और हमने वहां सीज फायर कर लिया या यूएनओ में चले गए, तो ये ऐसी गलतियां हैं जो इतिहास में नजर आती हैं और उनको जो है उनको स्वीकार करने में बड़ाई होती है। जब सत्ता में है गलतियां हो जाती है, जब आप कुछ कर रहे हैं गलतियां हो रही है। कई कानून ऐसे बने जिनको आज सार्थक नहीं समझा जाता है, परंतु जो समय के अनुसार, कई बार समय के अनुसार उसमें ठीक होता है, परंतु हालात जब बदलते हैं तो उसका पता चलता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। अगर आपकी इसी बात के साथ अब मैं चर्चा यही समाप्त करूंगा। शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब 370 को लेकर के अलग तरह की चर्चा आप देख रहे हैं और इस पर अलग अलग तरह की बयानबाजियां हैं, लेकिन अब देखना यह है कि 370 को लेकर के जो जनता है वो किसके पक्ष के साथ खड़ी है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।